ये सिर्फ एक दिखावा था। यात्रा के तौर पर सैर करते करते यहाँ आए हुए, जैसे कि पिकनिक पे कोई आता है और पिकनिक बना करके वो आगे बढ़ते गए। हालांकि बदकिस्मती ये भी है कि उनकी यात्रा का कोई इम्पैक्ट मैंने देखा नहीं। मुझे अगर राहुल जी ने यहाँ कांग्रेस के बारे में अपना एक फील्ड से सही फीडबैक लिया होता तो शायद आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी नहीं बनाते। दिग्विजय सिंह जी का डिफेंस फोर्सेस पर अटैक करना, उन पर संदेह करना, उनसे सबूत मांगना, ये बिल्कुल गलत है। हम टोटली इसको कंडेम करते हैं। और राहुल गांधी जी का सफाई देना, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं, वो एक दिखावा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं चिप साहब की वो उन्होंने सबको इनविटेशन दिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को यहाँ आकर इनविटेशन नहीं दिया कि आप भी सम्मिलित हो। इससे नाराज तो नहीं है कहीं आप? या उम्मीद कर रहे थे कि देखिए, invitation आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, प्रेसिडेंट इस समय है, मौजूदा प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। आपने देखा होगा कि he was also linked with one of the person who was associated with the terror. आर्टिकल 370 पर फिर आपका जो स्टैंड क्या है, डीएपी का स्टैंड क्या है? क्या वो चाहती है कि रिस्टोर हो? क्योंकि जो चीज़ें आपने कही हैं उनकी प्रोटेक्शंस की, राइट की जो प्रोटेक्शन है, चाहे जॉब एम्प्लॉयमेंट जो भी। मैं 370 की डिटेल में नहीं जाना चाहता। 370 बीजेपी का एजेंडा था, उन्होंने फुलफिल किया। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने पहले ही जो है इन पर हमला बोल दिया है। अब इसके साथ ही डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से भी काफ़ी तीखे बयान जो हैं आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरह से पाखंड सा बताया और कहा है कि जो राहुल गांधी लोगों को अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो एक तरह से झूठी है। इस पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आर.एस. चिब साहब हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह है लग रही है इनको कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इनको पाखंड सा लग रहा है और बिल्कुल झूठा लग रहा है। सर, क्या कारण लग रहा है आपको ये? देखिए, यहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मैं नहीं कुछ कहना चाहता वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। लेकिन यहाँ तक हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का संबंध है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक किस्म से फेक है बिल्कुल, उनका जो वो प्यार दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा था। यात्रा के तौर पर सैर करते करते यहाँ आए हुए, जैसे कि पिकनिक पे कोई आता है और पिकनिक बना करके वो आगे बढ़ते गए। हालांकि बदकिस्मती ये भी है कि उनकी यात्रा का कोई इम्पैक्ट मैंने देखा नहीं। मुझे कोई, जब लखनपुर में एंटर हुए हैं तो वहाँ क्या हुआ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसके बाद सांबा, कठुआ से लेकर के जम्मू में भी मैं समझता हूँ कि मामूली सा कंजवानी का जो चौक था, वहाँ कुछ लोग, वो भी पीडीपी के लोग कुछ इकट्ठे हुए थे। मतलब आपका कहना है कि इस यात्रा जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में की है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने में आया आम लोगों में, जो उन्होंने वो उनके साथ उम्मीद जो कर रहे थे कि जुड़ेंगे, लगता है कि नहीं जुड़ रहे हैं। कोई इम्पैक्ट कांग्रेस की फेवर में इसका बिल्कुल नहीं गया। एक बात उनसे जब पूछी गई थी, उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन मकसद है, जैसे कि आपने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि ग्राउंड सिचुएशन जम्मू कश्मीर की उनको नहीं पता है, ये जो यात्रा वो कर रहे हैं इस पर आपने एक अपनी स्टेटमेंट दी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन मकसद है वो ये है कि आम लोगों के साथ सीधे संपर्क साधना और किसी भी जगह, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड सिचुएशन को खुद असेस करना। अब फिर ऐसे में वो अपना एक वर्जन बताते हैं कि मैं लोगों के साथ मिल रहा हूँ और वहाँ की बातों को, उनके दिल को समझ रहा हूँ, पर आपका वर्जन आता है कि वो ग्राउंड सिचुएशन को नहीं जानते। कि राहुल गांधी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो आने वाली 2024 की जो पार्लियामेंट इलेक्शंस है, वो प्रोजेक्शन ये कर रहे हैं कि वो अपोजिशन के लीडर बन के एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बन के उभरे, जो मैं समझता हूँ कि उसमें वो टोटली उसमें फेल हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं चिप साहब की
वो उन्होंने सबको इनविटेशन दिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को यहाँ आकर इनविटेशन नहीं दिया कि आप भी सम्मिलित हो। इससे नाराज तो नहीं है कहीं आप, या उम्मीद कर रहे थे कि देखिए, invitation आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, हमारी पार्टी कैसे बनी? हमारी पार्टी के जो लीडर हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब 50 साल कांग्रेस में रहे, और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक उनका संबंध है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस में रही, शायद किसी भी एक उस लेवल के लीडर की नहीं रही होगी। तो हमारा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही यही था कि जो राहुल गांधी की नीतियाँ थीं, वो जो कांग्रेस की सोच थी उनके साथ नहीं मिलती थी, पर कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, इसीलिए हम अलग हुए। तो हमारा तो भारत जोड़ो यात्रा में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, उसमें राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि ऐसा है कि लाल सिंह ने जो उनकी पब्लिसिटी के लिए किया, होर्डिंग जो लगाई उनके लिए, जो वो उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके दिल में प्यार है। जब उनसे ये पूछा गया कि गुलाम नबी आज़ाद जी को आपने इनविटेशन नहीं दिया, उन्होंने कहा, और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट है, और अगर मैंने कभी उनका दिल दुखाया तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ये भी उन्होंने कहा। क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं, ये एक ड्रामा था। देखिए, लाल सिंह जी का जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने बाद में सोचा कि लाल सिंह जी ने बड़ी कोशिश की उनको उनको रिसीव करने की, उनका स्वागत करने की। तो उन्होंने कहा जी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमें रिसीव करने के लिए आए एंड ऑल दैट। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कहाँ लाल सिंह, कहाँ गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद का नाम जोड़ने का मतलब ही पैदा नहीं होता। ना गुलाम नबी आज़ाद साहब या ना उनकी पार्टी के कोई सदस्य यात्रा में जाना चाहता था, ना वो गए हैं, ऑल दिस थिंग। तो ये एक ड्रामा था। जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तो कुछ भी नहीं है, वो तो कांग्रेस के थे लोग, तो वो कांग्रेस के सारे इधर हैं, 90% तो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो मुझे सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब अकेले नज़र आते हैं वहाँ पर। देखिए, ये बड़ी एक बेकार की स्टेटमेंट है जो राहुल जी ने बात करी। पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में केवल वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ कांग्रेस से आए। गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ और भी पार्टियों के लोग, कोई पीडीपी से आ गया, कोई दूसरी पार्टी से आ गया, बहुत से लोग आए। और मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन, 90% ऑफ द कांग्रेसमैन दे हैव कम विद गुलाम नबी आज़ाद साहब। जो जिक्र उन्होंने किया है वो मैं समझता हूँ कि उनके जो लोग आगे पीछे हैं उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं, गलत फीडबैक उन्होंने दिया, और दो लोगों को हमने पार्टी से निष्कासित किया। उसके साथ साथ एक और लीडर हमारा जो पीसीसी प्रेसिडेंट था वो चला गया। देखिए, दोनों लीडर जिनको निष्कासित किया हमने, दोनों की कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं थी। जी, एक बात आपने भी कही कि उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मिसलीड करते हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ की, चाहे वो यहाँ के लोगों की हो या यहाँ की जो पॉलिटिकल यूनिट है, आपकी कांग्रेस की जो पॉलिटिकल यूनिट है, उसके तक उनकी जो फीडबैक है सही नहीं पहुँचती है। तो आप किन के बारे में इशारा कर रहे हैं, यहाँ की लोकल जो यूनिट है या जो उनके साथ जो मैं कोई स्पेसिफिक ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ही वॉज रॉन्गली फेड। उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई। उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि 90% लोग, हम जो कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस में हैं और आपके साथ हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इट इज़ अदर वे राउंड, वाइस वर्सा। बल्कि 90% लोग आज़ाद साहब के पास आ गए, उनके पास 10% लोग भी नहीं हैं। अगर राहुल जी ने यहाँ कांग्रेस के बारे में अपना एक फील्ड से सही फीडबैक लिया होता तो शायद आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी नहीं बनाते। जिस तरह आपने जिक्र किया आर्टिकल 370 का कि उनका क्या स्टैंड है, नहीं बताया स्टेटहुड को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को लेकर जो है हम यहाँ के लोगों की उनके स्ट्रगल के साथ लड़ेंगे और स्टेटहुड दिलवाएंगे। एक ये, जब उनको 370 के बारे में ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना रेजोल्यूशन जो है उसके अगले दिन ही क्लियर कर दिया था। किसी को प्रॉब्लम है उसको पढ़ सकता है। हाँ, जो भी हुआ है अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है, हम इस चीज़ जो तरीका अपनाया गया उसके खिलाफ हैं।
अगर स्टेटहुड की किसी ने बात की तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में तो उन्होंने करी। 370 पर भी अपना स्टैंड उन्होंने स्पष्ट किया। वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की जो समस्याएं बढ़ेंगी नौकरियों में, ज़मीन के बारे में, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय भारत सरकार को चेतावनी दी। कि आर्टिकल 370 पर फिर आपका जो स्टैंड क्या है, डीएपी का स्टैंड क्या है? क्या वो चाहती है कि रिस्टोर हो? क्योंकि जो चीज़ें आपने कही हैं उनकी प्रोटेक्शंस की, राइट की जो प्रोटेक्शन है, चाहे जॉब एम्प्लॉयमेंट जो भी हो। मैं 370 की डिटेल में नहीं जाना चाहता। 370 बीजेपी का एजेंडा था, उन्होंने फुलफिल किया, अपने हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन हम कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन 3 चीज़ों की हमें गारंटी होनी चाहिए। हमारी स्टेट वापस आनी चाहिए, हमें हमारे नौजवान जो हैं नौकरियां हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, और हमारी ज़मीन के ऊपर बाहर का आदमी ज़मीन ना कोई ले। हम इन चीज़ों की प्रोटेक्शन चाहते हैं। और अदरवाइज़ हमारा जो चौथा पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं कि जो बेरोज़गारी इस समय है, जो नौजवान सड़कों पर हैं, जिन लोगों को एडाक पर रखा गया, जिन लोगों को 5-5 साल के लिए जो सर्विस कर रहे हैं और आज उनकी नौकरियों को परमानेंट नहीं किया जाता, तो ये भी हमारा एजेंडा है कि उनको कंफर्म किया जाए और हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। हालांकि एक बीच में एक कंट्रोवर्शियल बयान भी आया था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें दिग्विजय सिंह ने भी एक रिमार्क्स उन्होंने दिए थे पुलवामा के अटैक के बारे में भी और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिए बाद में। हालांकि उसके बाद एक उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक स्टैंड है, वो आर्मी की जो उसके शौर्य है, उसका जो उनका पूरा सम्मान करते हैं और उनकी जो वीरता है उस पर कोई शक नहीं। आप कैसे देखते हैं कि ये दो चीजें जो अलग से हैं? देखिए, पहली बात तो ये, दिग्विजय सिंह जी का डिफेंस फोर्सेस पे अटैक करना, उन पर संदेह करना, उनसे सबूत मांगना, ये बिल्कुल गलत है। हम टोटली इसको कंडेम करते हैं। और राहुल गांधी जी का सफाई देना, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। वो एक दिखावा है। इसलिए दिखावा है, ये कोई आज की बात नहीं। जब पुलवामा हुआ था उस समय भी इन्होंने शक किया, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस समय भी इन्होंने कहा जी हमें सबूत चाहिए। ये तो पार्लियामेंट में बातें हुई हैं, ये कुछ सिर्फ बाहर बातें नहीं हुई हैं। और मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक नेता संदीप दीक्षित जो थे, शीला दीक्षित जी के बेटे, जब उस समय आर्मी चीफ हमारे जो थे, वो जो पहले आर्मी चीफ थे जो बाद में सीडीएस बने, रावत जी, उसके बारे में कहा, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो है सड़क का गुंडा है। तो कांग्रेस तो इस किस्म के वर्ड हमेशा यूज करती आई है। राहुल गांधी ने जो सफाई दी है, बिकॉज दिग्विजय सिंह जी का जो बयान था उसको सारे हिंदुस्तान में उसको कंडेम किया गया, सारे देशभक्त लोगों ने उसको कंडेम किया गया। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, मैं खुद डिफेंस में रहा, एयरफोर्स अफसर था मैंने 65 वार में भी हिस्सा लिया, 71 में भी मैं एक्टिवली आई वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। और मैं जानता हूँ कि हमारी जो सेना है, वायुसेना है, नौसेना है, या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, देशभक्त लोग हैं। और जो लीडर, जो नेता उन पर उंगली उठाएगा, मैं समझता हूँ कि उसको अपने आप को नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। राहुल गांधी को रॉन्ग फीडबैक दिया जाता है। देखिए उसके साथ कौन लोग चल रहे हैं। प्रेसिडेंट इस समय है, मौजूदा प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। आपने देखा होगा कि he was also linked with one of the person who was associated with the terror. आपको लगता है कि जैसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा अपने कंक्लूजन पर आ गई है, 30 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद राहुल गांधी कोई बहुत बड़े फैसले लेंगे ताकि वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल कुछ बदलाव करें, या जिन जिन राज्यों में गए हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर भी है, शायद उन्होंने इस चीज़ को भी महसूस किया होगा और एक बड़ा बदलाव लाने की वो कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ऐसा कुछ करें ताकि उन्होंने, क्योंकि कहा भी कि मैं ये यात्रा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था,
क्योंकि इससे पहले मैं आम लोगों के साथ इतना ज़्यादा नहीं मिला था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और ये मुझे बहुत फ़ायदा देगा। देखिए, मैं नहीं समझता कि राहुल जी ने अरबों रुपया खर्चा है इस यात्रा पर। लगभग मैं समझता हूँ कि 5-6 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ वो एक एक जहाँ जहाँ हॉल्ट करते थे उनका खर्चा आता था। इतना खर्चा करने के बाद जिस किस्म के बयानात उसके लोगों ने रास्ते में दिए, जैसे दिग्विजय सिंह जी या दूसरे लोग एंड ऑल दैट, मैं नहीं समझता कि उनको कोई बड़ा फ़ायदा हुआ या इसके बाद कोई वो बड़े एक चमत्कारी लीडर बनकर उभरेंगे। मैं आई डोंट थिंक सो। आपको कोई मिरेकल की कोई आपको एक्सपेक्टेशन नजर कोई नहीं है? एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब यही देखिए, और यहाँ तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा हैड बीन टोटली फेलियर। आखिर में सर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी अब आगे क्या फ्यूचर देखती है, किस तरीके का उसे लगता है कि क्या वो कांग्रेस और बीजेपी को एक अच्छी टक्कर दे पाएगी आने वाली अगर इलेक्शंस होती हैं, और लोगों के बीच में किस तरीके का इस समय फीलिंग है एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लेकर? आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है वो किससे बात करे। एडवाइज़र जो है उनकी कोई चैनल नहीं, वो आम लोगों से नहीं मिलते। फोर्थली, इसमें एक ब्यूरोक्रेटिक रूल है। ब्यूरोक्रेटिक रूल में जो ब्यूरोक्रेट है उसको कोई किसी की परवाह नहीं, ना वो अवेलेबल है, ना वो बात सुनेगा, ना कोई ऐसी बात करेगा। फिफ्थली, करप्शन जो बिल्कुल पीक पर है। और ये सारी बातें देखते हुए यहाँ तक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का संबंध है, मैं समझता हूँ कि हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और मतलब एक बेहतर अल्टरनेटिव दें। लेट मी कंक्लूड, तो हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को देखा है, एक ब्रीफ पीरियड जो रहा 2.5 साल का उनका पीडीपी के साथ जब था। धोखा तो पीडीपी ने दिया, पीडीपी उस समय अलग हो गई। 2.5 साल में आज़ाद साहब ने मेरे ख्याल में जिस ढंग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हमारे साथ था उस समय, जिस प्रभावशाली तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन दी उन्होंने, लोग उसको आज भी याद करते हैं। जहाँ तक बीजेपी का संबंध है, लोग कहते तो हैं, देखो अगर बीजेपी इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत होती ग्राउंड पर, तो इलेक्शन कब की हो गई होती। वाई इलेक्शंस हैव बीन डिलेड। पहले तो डिलिमिटेशन की बात आई, डिलिमिटेशन प्रोसेस को भी इन्होंने लंबा किया, डेलिबरेटरी इन्होंने उसको प्रोलॉन्ग किया। डिलिमिटेशन प्रोसेस कुड हैव बीन कट डाउन, उसको कम किया जा सकता था। नंबर 2, दूसरा वो क्या कहते रहे जी, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस समय सुरक्षा की क्या पोजीशन है, फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे। मतलब वो अपने लिए फेवरेबल टाइम के लिए कोई वेट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ दिन पहले एक बयान भी आया था कि हमने डिलिमिटेशन प्रोसेस करवा दी, इलेक्टोरल रोल की जो रिवीजन होनी थी वो भी हो गई है, कभी भी कहें इलेक्शन हम करवा देंगे। सिर्फ एक इशू बीच में आता है, दैट इज सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्ट्री और यहाँ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगी। लेकिन बयान ये भी आते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हैं। क्या कारण नजर आता है कि जब हालात ठीक हैं फिर ये विरोधाभास क्यों लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, डिलिमिटेशन को प्रोलॉन्ग किया गया, सिक्योरिटी का जो इशू है उसको भी ये कहते हैं नहीं सब ठीक ठाक है, मिलिटेंसी हमने ख़त्म कर दी है। ये बीडीसी के इलेक्शन में करवा लेते हैं, डीडीसी के इलेक्शन में करवाते हैं, बाद में अल्टीमेटली ये कहते हैं कि फिर भी जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको पता है कि 25 नवंबर तक, पिछले साल तक इलेक्टोरल रोल सारे फाइनल कर दिए थे। जब इलेक्टोरल रोल फाइनल हो गए और ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं था, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या? इलेक्शन कमीशन तो वही कहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी। इलेक्शन कमीशन, नो डाउट इट इज़ ऑटोनॉमस बॉडी, वो अपना फैसला खुद करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे सोचेगी उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन चलेगा।
तो मैं कहता हूँ कि कोई बीजेपी की भी पोजीशन जो है इतनी साउंड नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि 10 साल लोगों ने उनका रूल देख लिया और बाकी दोनों जमातों को भी देखा है, तो इसलिए लोगों की नज़रें गुलाम नबी आज़ाद पर हैं। स्टूडियो के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आने वाले समय में एक बेहतर अल्टरनेटिव देगी, ये कहना है आर एस चिप जी का, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ अपने आप को एक प्रोजेक्ट करने के लिए ये सारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई है। हालांकि इसका कोई भी इम्पैक्ट कहीं भी नजर नहीं आता। जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि उनको जन समर्थन मिल रहा है, दूसरी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन किसी तरह का भी समर्थन यहां उनके साथ दिखता नजर नहीं आता।